अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है जी। मैं मोहम्मद अहमद नज़ीर। तो मेरी जान, आज हम लोगों ने जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो इंटरकन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। बहुत आसान सा टॉपिक है मेरा बेटा, लेकिन इसको समझना ही उतना ही इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेवेंट क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं और किस तरह से पूछे जाएंगे उसके बारे में मेरा बेटा बात करेंगे। और इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एम नज़ीर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह ताला आप सबका हमें नासिर हो। और मेरी जान, अगर आपने हमारे साथ रजिस्ट्रेशन करवानी तो 03319611589 पे कांटेक्ट करके आप अपनी जो रजिस्ट्रेशन है उसको कंफर्म करवा सकते हैं। सोहेल, हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा टॉपिक है मेरा बेटा एनर्जी। आप एनर्जी दो तरह की हम मेजर बात करते हैं मेरा बेटा। एक वो एनर्जी जो ड्यू टू मोशन है और एक वो एनर्जी जो ड्यू टू स्टेट है। स्टेट का मतलब आप यही रख लें कि किसी न किसी पोजीशन की वजह से या किसी न किसी कंजर्वेटिव फील्ड में। कंजर्वेटिव फील्ड आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। तो मेरे बच्चे, द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, इसको हम नाम देते हैं काइनेटिक एनर्जी का। एंड द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट और पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का अगर फार्मूले की बात की जाए तो मेरा बेटा वो होता है 1/2 mv²। और अगर मेरा बेटा मैं इनके यूनिट्स की बात करूं तो इसका यूनिट जॉल भी होता है और इसका यूनिट अर्ज भी होता है, इसका यूनिट कैलोरी भी आता है। यहां से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपने याद रखनी है कि 1 कैलोरीज इक्वल टू 4.2 जॉल अगर कन्वर्जन आपके पास आ जाती है मेरा बेटा। और अगर 1 जॉल की बात करें तो सीजीएस सिस्टम में 10⁻⁷ ERG, क्योंकि एनर्जी ENERGY होता है तो मैं हमेशा कहता हूं कि याद करने के लिए, अब आसान सा के लिए ये भी याद रखते हैं कि जहां भी ERG आ रहा हो तो एनर्जी से रिलेट करते हुए एनर्जी का ये CGS सिस्टम होगा। 10⁻⁷ अर्ज आपके पास 1 जॉल के इक्वल आता है। और अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपके पास होता है mgh। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की तो उसका फॉर्मूला होता है आपके पास Q del V। इसी तरह मेरा बेटा अगर हम बात करें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का तो उसका फॉर्मूला आपके पास आता है मेरा बेटा 1/2 kx²। ये फॉर्मूला आप लोगों ने मेरा बेटा ज़हन में रखने, याद रखने। काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में 1/2 mv², इसमें हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल भी बराबर या प्रूव कर रहे होते हैं। सो अब मेरे बेटे हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। जहां पे मोशन की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी की बात आ जाती है, लेकिन जहां पे रेफरेंस की बात आ जाएगी वहां पे मेरा बेटा मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूंगा। जैसे कि मैं ये कहता हूं, पोटेंशियल एनर्जी is reference based, is reference based क्वांटिटी है। और मेरे बेटे ये रेफरेंस बेस्ड क्वांटिटी कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे कि मेरा बेटा जब आप किसी ऑब्जेक्ट को जमीन से फोर्स लगाकर किसी हाइट पे लेके जाते हो तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है या जो आपका जो वर्क होता है वो किस सूरत में आ जाता है? पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में। एक्चुअली आपका जो वर्क है वो नेगेटिव होता है क्योंकि आप ऑब्जेक्ट पे वर्क कर रहे हो। आप ये भी लिख सकते हो कि यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी वो -mgh या पोटेंशियल एनर्जी आपके नेगेटिव ऑफ वर्क के इक्वल आती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रेफरेंस का जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है इसको हम एलेबोरेट कैसे करते हैं, इसको हम एक्सप्लेन कैसे करते हैं। मेरा बेटा फर्स्ट करें, आपके पास दो टेबल्स हैं। अच्छा, यहां पे मैंने मेरा बेटा एक लफ्ज बोला है कि आपके पास पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। इस चीज का ख्याल रखना कि जो काइनेटिक एनर्जी है कैन नॉट बी नेगेटिव। काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी नेगेटिव। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती। द एनर्जी प्रोसेस बाय बॉडी टू इट्स मोशन। उसके बाद मेरे बेटे यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट की बात कर रहा हूँ कि फर्स्ट करें ये ग्राउंड पे है और ये उसके ऊपर एक टेबल पड़ा हुआ है। और अगर स्टूडेंट 1 कहता है कि यहाँ पे हमने एक बॉल रख दी, स्टूडेंट 1 कहता है कि जनाब यहाँ पे हाइट्स के नाम भी दे देते हैं। ग्राउंड से ये हाइट है आपके पास h1, लेकिन इस टेबल से इस बॉल की हाइट है h2। अब मेरे बेटे स्टूडेंट 1 कहता है कि जी इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपके पास आ रही है mgh1 प्लस h2। लेकिन स्टूडेंट 2 कहता है नहीं, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपके पास आ रही है mgh2। लेकिन यहाँ पे जो मेन कंसर्न है, मैं ये बात कहता हूँ कि दे बोथ आर राइट, ये दोनों बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। कैसे ठीक फरमा रहे हैं मेरी जान?
वो इसलिए मेरे बेटे ठीक फरमान है कि दोनों का जो रेफरेंस पॉइंट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। एक ग्राउंड के लिहाज से बात कर रहे हैं और एक इस टेबल के लिहाज से बात कर रहे हैं। एक के मुकाबले में हाइट सिर्फ h2 है, लेकिन एक के मुकाबले में हाइट h1 प्लस h2 है इस बॉल की। ठीक हो गया मेरा बेटा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इसके बारे में। अब मैं एक और लाइनें लिखने जा रहा हूं मेरा बेटा कि अगर मैं बात करूं एक गैस कंटेनर की, तो यहाँ पे क्या केसेस आते हैं, या फिर एक बॉडी जिसके अंदर एनर्जी हो सकती है बट विदाउट मोमेंटम भी पॉसिबिलिटी है। कब पॉसिबिलिटी होती है मेरा बेटा, उसके बारे में बात करते हैं। तो इस लाइन को जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं मेरा बेटा, अ बॉडी कैन हैव एनर्जी, अ बॉडी कैन हैव एनर्जी without momentum. A body can have energy without momentum, but cannot have momentum. इसको चेंज करके लिख देते हैं, but cannot have momentum without energy. अभी आपके पास दो केसेस आ गए, एक जो आपको रेड कलर से या पिंक कलर से लिखा हुआ नजर आ रहा है और एक आपके पास मेरा बेटा ब्लैक। इन दोनों की हमें एग्जांपल करनी है। केस 1, मेरे बेटे जब आपने किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पे पकड़ के रखा हुआ है तो उसकी वेलोसिटी तो जीरो है। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मेरा बेटा आपके पास mv की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। लाइक उसका मोमेंटम क्या हो गया, जीरो, लेकिन उस पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है। तो पहली स्टेटमेंट तो प्रूव होगी, अ बॉडी कैन हैव एनर्जी विदाउट मोमेंटम। अगर उसमें मोमेंटम ना भी हो तब भी उसमें एनर्जी हो सकती है। इसी तरह मेरा बेटा, अ बॉडी कैन नॉट हैव मोमेंटम विदाउट एनर्जी। इसको कैसे प्रूव करेंगे मेरा बेटा, लाइक अगर कोई ऑब्जेक्ट, केस 2 की बात करते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करे तो डेफिनेटली उसका मोमेंटम भी है, और अगर उसका मोमेंटम वेलोसिटी की वजह से है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी। इट मींस कि आपके पास ये बात नहीं कह सकते कि जी आपके पास मोमेंटम हो लेकिन उसमें एनर्जी ना हो। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि एनर्जी है लेकिन मोमेंटम नहीं है। उसके बाद मेरा बेटा थर्मोडायनेमिकली अगर हम बात करें, एक गैस कंटेनर के अंदर, हाँ मेरे बेटे, इन अ गैस कंटेनर हम ये बात कह सकते हैं, डेल पी चेंज इन मोमेंटम इन ऑल गैस मॉलिक्यूल कैन बी जीरो बिकॉज इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सॉल्व कर सकते हैं दूसरी टॉपिक को, लेकिन 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 आपके पास जो एनर्जी है मेरा बेटा, बट चेंज इन काइनेटिक energy cannot be equal to zero because it is a scalar quantity. उसके बाद मेरे बेटे, एनर्जी की हमने नेचर की बात कर ली। एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, इसका फॉर्मूला मेरा बेटा आपके पास काइनेटिक में लिखो तो mv स्क्वायर ओवर 2 है। अभी प्रीवियसली टॉपिक में हमने एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन निकाला था, v स्क्वायर ओवर 2m, आपके पास आया था स्क्वायर रूट ऑफ 2me। यहाँ से ये रिलेशन हमारे पास आया कि जो हमारे पास जो एनर्जी है या मोमेंटम है वो डायरेक्टली रिलेट करता है स्क्वायर रूट ऑफ ई के साथ, या फिर ई डायरेक्टली रिलेट करती है स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर के साथ। तो ये जिनके ऊपर स्क्वायर बॉक्स बन रहा है, तो ये दो रिलेशनशिप हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद मेरे बेटे हम लोगों ने बात करनी है आपके पास इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी की। तो इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी को समझने के लिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ी इक्वेशन की बात बता दूं। किसी भी मैकेनिकल सिस्टम में जब भी हम बात करते हैं, किसी भी मैकेनिकल सिस्टम में जो हमारे पास टोटल एनर्जी आती है मेरा बेटा, वो टोटल एनर्जी हमेशा काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है। इसके लिए हम छोटी सी एक एग्जांपल कर लेते हैं और उसके बाद इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी की बात करें। जैसे मैं इक्वेशन नंबर ए का नाम देता हूँ। सपोज मैं ये कहता हूँ कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे मौजूद है, लाइक 3/4 ऑफ एच, ठीक है, और उसकी जो टोटल हाइट है वो एच है,
उस ऑब्जेक्ट की जहां पे मैक्सिमम जा सकता है, उस ऑब्जेक्ट की वो टोटल हाइट आपके पास h है, लेकिन वो 3/4 ऑफ h पे मौजूद है। और आपसे पूछा जाए कि व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो मेरे बेटे मेरे पास बहुत आसान सी इक्वेशन है। मैं लिखूंगा जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी के इक्वल आएगा। अब मेरे बेटे पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक, हमें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू चाहिए, तो टोटल में से हम पोटेंशियल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। टोटल में से मेरा बेटा हम पोटेंशियल एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब टोटल डेफिनेटली आपके पास mgh होगी, और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या आ रही है 3/4 इस पॉइंट पे, 3/4 mgh। अब मुझे अगर यहां से देखें तो mgh कॉमन आ रहा है, यहां से क्या आएगा मेरा बेटा 1/1 माइनस 3/4, तो ये बनेगा 1/4 mgh। अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछता है जनाब आप हमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की यहाँ पे रेशो बताएं, तो मैं बिल्कुल मेरा बेटा टॉप पे लिख रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी ओवर पोटेंशियल एनर्जी की अगर आपने रेशो निकालनी हो तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास आ रही है 1/4 mgh, और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आपके पास आ रही है 3/4 mgh। mgh के साथ कैंसिल हो जाएगा, 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो रेशो आपके पास आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की 1:3। इसी तरह मेरा बेटा अब हम बात करते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी की। तो मेरी जान अभी हमें बात करनी है इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी की। तो मेरे बेटे हम पहले बुक से वो छोटे एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ए पे मौजूद है, ये ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे मौजूद है। अब ग्राउंड से उसकी जो हाइट है उस टोटल हाइट को हम नाम देते हैं मेरा बेटा एच का। हमने टोटल हाइट उस ऑब्जेक्ट की ग्राउंड से ले ली एच, यहाँ पे मिड में भी एक पॉइंट ले लिया बी, पॉइंट बी पे इसी ऑब्जेक्ट की। हमें हर पॉइंट पे एक्चुअली ये साबित करना है कि टोटल इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी विच इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट और सेम। जो भी आंसर हमारे पास आएगा, जैसे आपको पता है कि बुक के अकॉर्डिंग इसका आंसर हर पॉइंट पे mgh आना है, ये हमने अपने इस सिस्टम में प्रूव करना है और इससे रिजल्ट ड्राइव करना है। तो मेरे बेटे सबसे पहले हमने पॉइंट 3 डिक्लेयर कर दिए। अब पॉइंट ए, पॉइंट बी और इस पॉइंट को हम नाम देते हैं पॉइंट, ग्राउंड पे जो पॉइंट है वो सी है। अब मेरे बेटे एक्चुअली मैं चाहता क्या हूँ, मैं इसके लिए बोर्ड मार्कर का कलर चेंज कर लूँ, ब्लैक कर लेते हैं। मैं पॉइंट ए पे मेरा बेटा पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू चाहता हूँ, मैं पॉइंट ए पे काइनेटिक एनर्जी चाहता हूँ, और पॉइंट ए पे टोटल की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूँ। सेम पॉइंट बी पे पोटेंशियल एनर्जी, पॉइंट बी पे काइनेटिक एनर्जी और पॉइंट बी पे टोटल एनर्जी। इसी तरह पॉइंट सी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पॉइंट सी पे काइनेटिक क्या होगी और पॉइंट सी पे टोटल क्या होगी, और जहां पे भी इनका सम करेंगे वो टोटल हमेशा आपके पास एक जैसा आएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं एट पॉइंट ए, पॉइंट ए पे क्या चेंज आएंगे, उसी के बाद मेरे बेटा हम बात कर लेंगे पॉइंट बी की, और पॉइंट बी के बाद हम बात करेंगे पॉइंट सी की। ए से बी तक जब ऑब्जेक्ट ग्राउंड की तरफ वापस आता है तो इस डिस्टेंस को मेरा बेटा एक्स कहा जाता है। मैंने पहले लिख लिया ताकि आपके लिए कंफ्यूजन ना हो। तो मेरे बेटे सबसे पहले अगर ऑब्जेक्ट ए की बात करेंगे, ये हमारे पास ग्राउंड है, एक ऑब्जेक्ट जिसका मेस m है, अब वो ए पॉइंट पे मौजूद है, और पोजीशन की वजह से पॉइंट ए पर उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी जमीन से वो mgh होगी। डेफिनेटली मेरा बेटा हमने h लिया हुआ है, और क्योंकि इनिशियली ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा ए पे, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो होगी। इसकी वेलोसिटी अगर जीरो होगी तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या आ जाएगी, जीरो। और अगर मेरा बेटा मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं या टोटल एनर्जी की बात करें, तो टोटल एनर्जी हमारे पास किसके इक्वल आ रही है mgh। हम ये लिख सकते हैं कि पॉइंट ए पर पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आई mgh, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जीरो आई, और अगर टोटल की बात की जाए तो टोटल हमारे पास आ रहा है मेरा बेटा mgh। इट मींस कि यही आंसर पॉइंट बी के लिए भी आना चाहिए, यही आंसर पॉइंट सी के लिए भी आना चाहिए। इसके लिए मैं मेरा बेटा मार्जिन ड्रॉ कर लेता हूं। हाँ मेरा बेटा
टोटल हमने देख लिया, mgh आ रहा है पॉइंट ए पे, पोटेंशियल एनर्जी भी देख ली और काइनेटिक एनर्जी भी देख ली। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट ग्राउंड की तरफ वापस मूव करेगा तो एट पॉइंट बी पे था। अब मेरे बेटे जब ये टॉप से बी पॉइंट तक आया, इसने जो डिस्टेंस कवर किया उसको हमने एक्स का नाम दे दिया। इट मींस कि अब आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी वो भी जीरो नहीं है, कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे जो आपने काबिल गौर पॉइंट याद रखना है वो ये है कि जब मैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखूंगा एट पॉइंट बी, मैं लिख रहा हूँ एम जी एच माइनस एक्स। मैं ग्राउंड से इसका रेफरेंस ले रहा हूँ। टोटल हाइट मेरे पास एच है, एक्स ये कवर कर चुकी है, बाकी जो हाइट इसकी ग्राउंड से बचती है मेरा बेटा वो एच माइनस एक्स है। तो ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में आप लिखेंगे एम जी एच माइनस एक्स। अब मेरा बेटा काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास पॉइंट बी पे 1/2 एम वी बी स्क्वायर आएगी, क्योंकि मेरे बेटे आपको पॉइंट ए पे तो पता है वेलोसिटी जीरो है, लेकिन पॉइंट बी पे अब वेलोसिटी जीरो नहीं है और ये हमारे लिए अननोन भी है, हमें नहीं पता कि वेलोसिटी कितनी है, लेकिन कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो है और उस वेलोसिटी को भी मेरा बेटा हमने कैलकुलेट करना है। उस वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं। एक्सेलरेशन की जगह जी आ जाएगा, मतलब एस की जगह पे हमने एक्स यहाँ पे डिस्टेंस ले रहे हैं मेरा बेटा 1/2 सॉरी 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर की अगर मेरा बेटा बात की जाए, इसको मैं रेज कर देता हूँ। सो मेरा बेटा अगर हम बात करते हैं एम जी 2gx वी एफ स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी वो तो हमारे पास वी बी स्क्वायर है। वी बी स्क्वायर, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी वी ए पे जीरो थी तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। सो वी बी अगर मैं लिखूं तो ये आ रहा है अंडर रूट जी एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, यहाँ पे भी मैं लिख रहा हूँ वी इज इक्वल टू अंडर रूट जी एक्स। अगर आपने मेरे बेटे टॉप से ये चीज कैलकुलेट करनी, जब ऑब्जेक्ट किसी खास डिस्टेंस, आपको कहा जाता है जब डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर हुआ तो वेलोसिटी बताएं, तो ये वाला फॉर्मूला मेरा बेटा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जब अगेन मैं लफ्ज यूज कर रहा हूँ फ्रॉम टॉप, जब ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ आ रहा है तो किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, वी बी इज इक्वल टू अंडर रूट 2gx। अब मेरे बेटे खैर काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है 1/2 वी बी बी स्क्वायर लिखा, वी बी स्क्वायर की जगह पे लिखा जा सकता है मेरा बेटा 2gx, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ रही है mgx। लेकिन अब तो आप तो टोटल कैलकुलेट करना चाहते हैं, अब टोटल होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मेरे पास आ रही है mg इंटू एच माइनस एक्स प्लस पोटेंशियल एनर्जी आ रही है mgx। तो ये क्या बनेगा बेटा mgh माइनस mgx प्लस mgx। तो माइनस mgx प्लस mgx कैंसिल हो गए तो टोटल सिर्फ आपके पास किसके को आ गया मेरा बेटा mgh। तो पॉइंट बी पे भी देख लें कि आपके पास जो टोटल आया वो भी mgh आ रहा है। अब मेरा बेटा हमारे पास बच गया पॉइंट सी और हमें नेक्स्ट स्लाइड पे भी मूव करना है, लेकिन पॉइंट सी पे मेरे बेटे मैं आपको बता दूं कि अब आपके पास ये जो डिस्टेंस है वो h माइनस एक्स है, लेकिन अगर पॉइंट ए से पॉइंट सी तक के दरमियान का एक्चुअली हमें डिफरेंस देखना है तो वो हमारे पास एच आ रहा है। तो यहाँ पे मेरा बेटा अगर मैं बात करूं जमीन पे जब ऑब्जेक्ट आ जाएगा, जब जमीन पे ऑब्जेक्ट आ गया तो उसकी एज की वैल्यू तो जीरो होगी। इट मींस कि पॉइंट सी पर अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं एट पॉइंट सी, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास mgh है, लेकिन पॉइंट सी पर क्योंकि वो मेरे बेटे अगर देखा जाए तो ये हमारे पास पॉइंट ए था, फिर हमारे पास पॉइंट बी आया, इस डिस्टेंस को हमने एक्स कहा, फिर हमारे पास पॉइंट सी आया और ये हमारे पास मेरा बेटा ग्राउंड पे है। तो ग्राउंड पे होने की वजह से एच की वैल्यू जीरो आ जाएगी। अगर एच की वैल्यू जीरो आ जाएगी तो मेरे बेटे हम लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी, आपके पास पोटेंशियल एनर्जी जीरो आ गई एट सी। अब हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा 1/2 mvc²। हाँ मेरे बेटे हमें तो नहीं पता कि सी पे इसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो तो नहीं, लेकिन क्या होगी तो उसके लिए अगेन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे 2g
एच। अब एस की बजाय हम मेरा बेटा एच यूज करेंगे क्योंकि टोटल हाइट हमारे पास एच थी। 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर, फाइनल वेलोसिटी जो कि हमारे पास वी सी स्क्वेयर है, माइनस इनिशियल तो जीरो होगी, तो हमारे पास वी सी स्क्वेयर की वैल्यू आ रही है 2gh। और अगर मैं बात करूं मेरा बेटा कि वी सी की वैल्यू देखो तो वो आ रही है अंडर रूट 2gh। अब इस अंडर रूट 2gh का इस्तेमाल किया जा सकता है जब आप किसी ऑब्जेक्ट जो हाइट से फेंका गया हो और उसकी बॉटम पर स्पीड क्या होगी, बॉटम पर स्पीड कैलकुलेट करने के लिए मेरे बेटे हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसे लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने मेरा बेटा पढ़ा था कि जब हमें टॉप से वैल्यू फ्रॉम टॉप कैलकुलेट करनी है तो 2gx आता है, लेकिन अगर हम बॉटम की बात करें तो हमारे पास 2gh आता है। सिंपली x की जगह पे फिर h आ जाएगा, फॉर्मूला मेरा बेटा बिल्कुल सेम है। अब हमें खैर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सब बात करनी है। हमारे पास v स्क्वायर की वाली जो आ रही है मेरा बेटा वो 2gh आ रही है, 1/2। इसकी जगह पे मैं लिखता हूँ 2gh, तो 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा mgh। सो काइनेटिक एनर्जी आ गई हमारे पास mgh, पोटेंशियल जीरो है। तो टोटल की अगर बात करें मेरा बेटा तो टोटल विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक हमारे पास आ गई mgh और पोटेंशियल जीरो थी, तो टोटल देख ले मेरा बेटा अगेन आपके पास क्या आ रहा है mgh। तो सारी इक्वेशंस में हमारे पास जो टोटल आया था वो सेम आया था। अब इस सारी इंफॉर्मेशन को अगर हम एक टेबल की फॉर्म में लिख लें और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो आपके लिए आसानी होगी रिजल्ट को समझने में और बार बार स्लाइड्स की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। पोजीशन पे हमने जो डिफरेंट पोजीशन है ए बी सी, यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू देखना चाहते हैं, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू देखना चाहते हैं, टोटल की बात करना चाहते हैं और वेलोसिटी की। ए पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी mgh थी हाइट की वजह से, और वहां पे काइनेटिक एनर्जी मेरा बेटा हमारे पास जीरो आ रही थी, और टोटल हमारे पास आ रहा था mgh, और ए पॉइंट पर क्योंकि वेलोसिटी आपके पास जीरो आ रही थी। सिमिलरली पॉइंट बी पर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ रही थी mgh माइनस x फ्रॉम ग्राउंड। हम लोगों ने मेरा बेटा h माइनस एक्स लिया था बी पॉइंट को डिस्कस करने के लिए, और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास मेरा बेटा बी पॉइंट पे आ रही थी mgx, और इसको मेरा बेटा हमने देखा था फ्रॉम टॉप। उसके बाद मेरे बेटे अगर टोटल की बात करें तो टोटल हमारे पास आ रहा था mgh, और यहाँ पे जो वैल्यू फ्रॉम द टॉप वेलोसिटी कैलकुलेट करने की थी वो अंडर 2gx आ रही थी। ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ। इसी तरह मेरा बेटा सी पॉइंट पे देखें तो सी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी आपकी जीरो थी ग्राउंड की वजह से, काइनेटिक एनर्जी आपकी mgh आ रही थी, टोटल एनर्जी भी आपके पास mgh आ रही थी, और बॉटम पे स्पीड कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला आ रहा था अंडर रूट 2gh। ये मेरा बेटा हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन थे अबाउट द पोजिशन, किस पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी और टोटल क्या होगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद मेरा बेटा इसके प्रिंसिपल में जो वर्क आता है उसके बारे में मेरा इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी में हम जो प्रिंसिपल करते हैं कि लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, उसके बारे में मेरा बेटा बात करते हैं। सो मेरी जन अभी हमें बात करनी है लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है। कभी आपने देखा कि हाईएस्ट पॉइंट पे अगर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी तो काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, और ग्राउंड पे आपने देखा कि आपके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। यहाँ पे फॉर्मूला लिखा होता है आपकी बुक में mgh1 माइनस h2 इज इक्वल टू 1/2m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। इसी पॉइंट को मेरा बेटा हमने गौर से समझना है। जैसे कि फर्स्ट करिए मैं कहता हूँ एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है, ठीक है मेरा बेटा, और वो ग्राउंड से हाइट h1 पे मौजूद है। एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m2 है उसकी हाइट हम बात कर लेते हैं, ये हाइट पे मौजूद है h2 पे और उसकी वेलोसिटी है v2 है मेरे बेटे। नंबर वन, नंबर टू मास m ले लेते हैं। अब मेरा बेटा हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी,
और जब आपके पास दो डिफरेंट हाइट्स आ रही हो तो ज्यादा में से कम को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी में भी ज्यादा स्पीड में से कम स्पीड को जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो जितना इसमें एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी का लॉस आएगा उतनी काइनेटिक एनर्जी में गेन आएगा। इसकी एग्जांपल मेरा बेटा हम लोग कर दें, जैसे ये ये एक स्विमिंग पूल है और 10 मीटर की हाइट पे एक डाइवर जंप करता है इसके अंदर। तो कहते हैं कि इस स्विमिंग पूल की सरफेस से 5 मीटर की हाइट पे उसके अंदर स्पीड उसकी स्पीड कितनी होगी, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो मेरे बेटे गौर से सुन ले दोबारा से स्टेटमेंट। एक डाइवर जो कि पानी की सरफेस से 10 मीटर की हाइट पे मौजूद है, पानी की सरफेस से 5 मीटर की हाइट पे जब वो जंप करता है तो उसकी स्पीड कितनी होगी। तो मतलब दरमियान में कहीं पे आपसे स्पीड पूछी गई है। तो मेरे बेटे इसी फॉर्मूला को देखें, जब वो हाइट से जंप करेगा, हाइट कम होती जाएगी, स्पीड बढ़ती जाएगी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अगर इस फॉर्मूले में देखें तो एम तो एम के साथ मेरा बेटा हो जाएगा कैंसिल, तो सीधा आएगा जी। H1 हाइट आपके पास 10 है, ग्राउंड से हमने रेफरेंस लेना है, और H2 हाइट आपके पास 5 आ रही है तो -5 आ गया 1/2। अब V1 वेलोसिटी, V2 तो हमने मेरा बेटा कैलकुलेट करनी है, और जब उसने इनिशियली स्टार्ट किया था तो V2 1 तो उसमें मेरा बेटा 0 थी। सो मेरे बेटे आपके पास फॉर्मूला क्या है, 2 से डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, 2G मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा इज इक्वल टू V2 का स्क्वायर। और अगर मेरा बेटा आप इसका स्क्वायर रूट खत्म करें, अंडर रूट 2G मल्टीप्लाई बाय 5, और वैल्यूज पुट करके इजीली इसकी मीटर पर सेकंड में वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां से मेरा बेटा ये वाला फॉर्मूला भी यूज किया जाता है, 2G इंटू H1 माइनस H2। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। H1 आपके पास 10 थी और H2 5 थी, 10 माइनस 5 क्या आ जाएगा 5। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला तब इस्तेमाल किया जाएगा जब आपको ये कहे कि किसी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट जो कि किसी स्पेसिफिक हाइट से दरमियान में किसी भी पॉइंट पे अगर आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन सपोज अगर वो बिल्कुल ग्राउंड तक आ जाता है, 10 मीटर की हाइट को कवर कर लेता है, तो मेरा बेटा आप फिर फॉर्मूला यूज क्या करेंगे, या टिल सरफेस ऑफ वाटर। इट मींस कि H2 की वैल्यू तो आपके पास बेटा क्या हो गई 0। फॉर्मूले में जब H2 0 हो जाएगा तो आपके पास क्या आएगा mgH1। इसी तरह 1/2 mv2 स्क्वायर, mm के साथ कैंसिल होगा तो v का आंसर आपके पास √2gh आ जाएगा। इट मींस मेरा बेटा ये वाला फॉर्मूला कब इस्तेमाल होगा, जब आप सिर्फ एक मतलब ग्राउंड से या हाइट से ग्राउंड या ग्राउंड से हाइट की बात करोगे। लेकिन ये फॉर्मूला कब होगा, जब दरमियान में किसी भी पॉइंट पे आपने वैल्यू को कैलकुलेट करना हो। इसी तरह मेरा बेटा हमारे पास परसेंटेज एनर्जी के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। एग्जांपल के तौर पर हम कहते हैं कोई बॉल है जिसको आपने ड्रॉप किया जमीन की तरफ, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी v1 आपके पास गिवन है। सपोज मैं कहता हूँ वो आपके पास वेलोसिटी मेरा बेटा 20 मीटर पर सेकंड है। जब वो रिबाउंड होता है, यहां से टकराने के बाद दोबारा वापस जाता है, तो मेरे बेटे हम कहते हैं कि जिसकी वेलोसिटी या उसकी हाइट की बात कर लेते हैं, हाइट हमारे पास 20 मीटर है। अब उसकी हाइट जो रहेगी है वो सिर्फ 10 मीटर रहेगी, तो कितना परसेंटेज में एनर्जी में लॉस है। इसी तरह एनर्जी का वेलोसिटी के साथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं और हाइट के साथ भी। हम यहाँ पे हाइट की बात करते हैं, मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेरे बेटे हम ये बात कर रहे हैं कि कोई बॉल इसको आपने ग्राउंड की तरफ ड्रॉप किया, टोटल हाइट उसने जो कवर की मेरा बेटा वो 20 मीटर है नीचे जाते हुए। जब वो रीबाउंड हुआ, उसकी एनर्जी में लॉस आया, अब उसकी हाइट सिर्फ रह गई है H1, H2 सिर्फ 10 मीटर। तो आपसे पूछा जाए परसेंटेज और या परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, तो मेरा बेटा इनिशियल हाइट माइनस रिबाउंडेड हाइट डिवाइडेड बाय इनिशियल हाइट मल्टीप्लाई बाय 100%। H1 20, H2 10 divided by 20 multiply by 100%. So 20 minus 10, 10 over 20 multiply by 100%. 1 over 2 multiply by 100%. मेरी जान आपके पास आंसर जो आएगा वो
50% आएगा। और वैसे भी आपको पता है 20 का 50 क्या बन रहा है 10। जैसे जैसे यहाँ पे हाइट कम होती जाएगी परसेंटेज ऑफ लॉस ज्यादा आता जाएगा, लेकिन अगर ये बिल्कुल इसके करीब जाके दोबारा रिबाउंड हो जाता है 20 मीटर पे, तो आंसर आपके पास मेरा बेटा बिल्कुल 0 आ जाएगा। ठीक हो गया मेरा बेटा। इसी तरह मेरे बच्चे, इसके अलावा हम फ्रिक्शन के केसेस की बात करते हैं। फ्रिक्शन का केस भी आ जाता है। याद रखिएगा मेरा बेटा, सबसे पहले तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए, फ्रिक्शन की वजह से जो वर्क होता है वो हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। और कभी आपने अपनी इक्वेशन में गौर किया हो, हम यहाँ पे दो कंडीशन ले लेते हैं, एक वर्टिकल जैसे कोई ऑब्जेक्ट हाइट से ग्राउंड की तरफ आ रहा है, और एक मेरा बेटा हॉरिजेंटल केस ले लेते हैं जिसमें कोई ऑब्जेक्ट किसी इंक्लाइंड प्लेन पे मूव कर रहे हैं। और दोनों केसेस में हम बात करते हैं मेरा बेटा फ्रिक्शन की। और एक क्वेश्चन जो कि एनएमडी कैट में पूछा भी गया उसके बारे में बात करते हैं। फर्ज करें एक ऑब्जेक्ट जो किसी स्पेसिफिक हाइट से आ रहा है, तो उस पे एयर की जो फ्रिक्शन है, हवा की जो फ्रिक्शन है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी और इसकी वजह से जो वर्क होगा उसको मैं नेगेटिव लूंगा। और ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, और इसकी वजह से जो वर्क होगा उसको मेरा बेटा पॉजिटिव लिया जाएगा। और आपके पास लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, तो mgh माइनस एफ एच लिखूंगा मेरा बेटा मैं। एफ मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, हाइट एच इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी mv स्क्वायर। अगर मैं सिर्फ mgh का फॉर्मूला लिखूं, ये मेरे पास आ रहा है 1/2 mv स्क्वायर प्लस एफ एच। इसको लिख सकते हैं मेरा बेटा काइनेटिक एनर्जी प्लस एफ एच। और इसी तरह का रिलेशनशिप इससे पहले एमडी कैट के क्वेश्चन में सिर्फ एमसीक्यूज में पूछा जा चुका है, व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन फॉर द टोटल या फिर फॉर द एनर्जी एन एमडी कैट। उसके बाद मेरे बेटे बात करते हैं हम, यहाँ पे मार्जिन ड्रॉ कर लेते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी इंक्लाइंड प्लेन पे हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, तो जरिए से किसी सरफेस पे, उसकी हाइट हमारे पास h है, वो डिस्टेंस s कवर कर रहा है। अब हाइट नहीं, ये डिस्टेंस s कवर करेगा हॉरिजॉन्टली। अब इसमें ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन तो इस डायरेक्शन में आएगा, और फ्रिक्शनल फोर्स और सरफेस पे वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगी, और फ्रिक्शन की वजह से अगेन वर्क नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे mgh माइनस fs आएगा, s की बजाय h की बजाय s आ जाएगा 1/2 mv स्क्वायर। इसी तरह मेरा बेटा, ये अगर आपको याद हो कि आपकी बुक का एक न्यूमेरिकल भी था जिसमें आपको ऑब्जेक्ट का मास गिवन था 1000 kg और हाइट गिवन थी 10 मीटर, और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन गिवन थी मेरा बेटा वो 480 न्यूटन गिवन थी। और आपसे पूछा गया था v की वैल्यू क्या होगी, तो इसी फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। तो ये मेरे बेटे आपके पास आ रहा है 1000, g की वैल्यू 9.8, h 10 माइनस 480, और जो डिस्टेंस कवर किया गया था वो 100 मीटर कवर किया गया था, s की वैल्यू 1/2 m अगेन 1000, v स्क्वायर आपने मेरा बेटा कैलकुलेट करना है। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है 98,000 माइनस 48,000। 1000 को 2 पे डिवाइड करूंगा तो मेरा बेटा यहाँ पे आएगा 500। तो ये मेरा बेटा 500 मल्टीप्लाई बाय वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर आएगा आपके पास 100 के। याद हो तो ये न्यूमेरिकल नंबर मेरा बेटा आपकी बुक का 5 न्यूमेरिकल नंबर था, और वी कैलकुलेट करना हो तो आंसर आ जाएगा आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये मेरा बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन के कुछ केसेस थे। अगेन मेरा बेटा वर्टिकली भी हमने देख लिया और हॉरिजॉन्टल भी देख लिया। वर्टिकल में हाइट h आ जाती है और वर्टिकल में डिस्टेंस की जगह पे s आ जाता है। जो चीजें आपने कन्वेंशनली याद रखनी वो ये है कि फ्रिक्शन की वजह से वर्क को आपने मेरा बेटा नेगेटिव लेना है, और अगर आपके पास एफ जी की वजह से, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से जो वर्क की वैल्यू है वो आप पॉजिटिव लेंगे। अब इसी तरह मेरा बेटा, अगर आपने टॉप से किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को कैलकुलेट करना तो हमने पढ़ा 2g x इक्वल उसकी वेलोसिटी आती है, और अगर आपने बॉटम पे कैलकुलेट करनी तो हमारे पास 2g h आ जाती है। इसी तरह मेरा बेटा, अगर आपके पास दो डिफरेंट हाइट्स गिवन है तो कैलकुलेशन करनी है परसेंटेज की, तो h1 माइनस h2 डिवाइडेड बाय h1 मल्टीप्लाई बाय
100% आंसर आ जाएगा। तो ये मेरा बेटा कुछ की पॉइंट्स थे। अगले लेक्चर में आपका बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा। अगेन इंशाल्लाह बात करेंगे। खुश रहें, जीते रहें, आबाद रहें। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो एम अहमद नज़ीर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह ताला आप सबका हमें मेरा बेटा। अल्लाह हाफ़िज़।